नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और हमारे बेहद खास बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, कोरोना वैक्सीन का बुलेटिन लाइव। आज हम आपको दिखाएंगे कोरोना वैक्सीन का ये पूरा लाइव बुलेटिन और ये बुलेटिन देखना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि अगले 1-2 दिनों में कोरोना 1 करोड़ के पार जाने वाला है। तो वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने वाला टीका अब तक कहां है, यह आपको बताएंगे। बुलेटिन में होगा कोरोना वैक्सीन का सबसे लेटेस्ट अपडेट और पूरा विश्लेषण। साथ ही आपको बताएंगे यह भी कि टीके के आने में आखिर कितने दिन है शेष। और इस लाइव बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उन देशों के साथ जहां पर कोरोना की किलर मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि उन देशों में कोरोना का टीका लगना शुरू हो गया है। तो आखिर कौन से हैं वो देश जहां पर मिलने लगी है 2 डोज जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की। अमेरिका, जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं, वहां पर यहां मॉडर्ना फाइजर की जो वैक्सीन है उसको इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है और यहां इस कंपनी की जो वैक्सीन है वो लोगों को लगनी शुरू हो गई है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है ब्रिटेन। यहां भी फाइजर कंपनी का टीका लगाया जा रहा है और ब्रिटेन ही वो पहला देश है जिसने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सबसे पहले मंजूरी दी थी। इसके बाद नंबर आता है कनाडा का। यहां भी फाइजर का टीका लोगों को लग रहा है। वहीं रूस की बात करें तो यहां पर भी बनाई गई स्पुतनिक 5 वैक्सीन लोगों को दी जा रही है। तो कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर अब दुनिया के तमाम जो अलग अलग देश हैं उनसे अच्छी खबरें आने लगी हैं और वो खबर आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो दुनिया भर में वैक्सीन का लेटेस्ट अपडेट आपने देख लिया, लेकिन हम कोरोना की किलर मशीन के इस्तेमाल में पीछे नहीं हैं। जी हां, भारत की बात कर रहे हैं। बस कुछ दिन बाद हमारे देश में भी वैक्सीन अपना काम शुरू करने वाली है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन को लेकर के अपनी गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस में आखिर क्या है, अब जरा यह भी ग्राफिक्स के जरिए आप देख लीजिए। इस गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वैक्सीन देने के लिए देश भर में अलग अलग बूथ बनाए जाएंगे और यहां पर वैक्सीन लगेंगी। हर बूथ पर एक टीम का गठन होगा जो कि 4 स्तर पर काम करेगी। आप ये देखिए, ये ग्राफिक्स आपके सामने चल रहे हैं। पहले ग्रुप में डॉक्टर्स और नर्सेज होंगी जो कि लोगों को वैक्सीन देंगे और दूसरे ग्रुप में पुलिस, होमगार्ड और एनसीसी जैसे सिक्योरिटी वॉलंटियर्स होंगे। तीसरा ग्रुप भी होगा, यहां पर लोगों के कागजों की जांच करने वाले लोग शामिल होंगे, उसके लिए भी तमाम वॉलंटियर्स होंगे। वहीं चौथे ग्रुप के लोग भीड़ नियंत्रण का ध्यान रखेंगे कि आखिर वहां पर आपाधापी ना हो जाए। अब आपको दिखाते हैं कोरोना वैक्सीन लगने के सिलेक्शन लिस्ट क्या है। जी हां, खास बात यह है कि इन बूथों पर वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लोगों को लगेगी जिनका सिलेक्शन लिस्ट में बाकायदा नाम आया होगा। यह प्रोसेस है, इसी के तहत आपको वैक्सीन लगेगी। हर बूथ पर केवल 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। गाइडलाइंस में इस बात का भी प्रावधान दिया गया है कि पहले किन्हें कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी प्राथमिकता सूची के आधार पर बारी बारी से तमाम लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएंगी। तो एक तरह से प्लान बिल्कुल तैयार है, बस इंतजार है वैक्सीन के आने का। लेकिन चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं मेरी सहयोगी आशा झा के पास, जिनके पास है उन वैक्सीन की पूरी डिटेल जिन्होंने देश में इस्तेमाल के लिए मांग रखा है अप्रूवल। आशा, ओवर टू यू। देश उम्मीद कर रहा है कि नए साल में कोरोना का टीका एक गिफ्ट के रूप में मिलेगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब मिलेगा, क्या इसको लेकर के चल रहा है। तमाम पहलू पर आपको हर एक खबर जानना जरूरी है, तो आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल कुछ देशों में कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। भारत भी अब वैक्सीन से ज्यादा दूर नहीं है और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया को भारत से बहुत ज्यादा उम्मीद है। भारत में आपको बता दें उम्मीद क्यों है। 3 कंपनियां जिन्होंने वैक्सीन की इमरजेंसी यूज के लिए इजाजत मांगी है। इनमें सबसे पहला नाम है भारत बायोटेक का, जो कि देश की स्वदेशी वैक्सीन है। कोवैक्सीन बना रही है बायोटेक और उसने 7 दिसंबर को परमिशन मांगी थी। इससे पहले फाइजर, जी हां, फाइजर ने भी 4 दिसंबर को अप्रूवल मांगा था भारत में। सीरम इंस्टीट्यूट की बात कर लें तो 6 दिसंबर को सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से इजाजत मांगी गई थी। अब ये जो तीनों कंपनियां हैं, तीनों कंपनियों ने डीसीजीआई जो है उससे इजाजत मांगी है। वहीं जो डीसीजीआई है उन्होंने
इन आवेदनों को जो प्रक्रिया होती है कि CDSCO उनके पास भेज दिया है, यानी कि वहां से क्या किया जाना है ये देखा जाए। तो एक तरफ जहां भारत अपने स्वदेशी वैक्सीन पर काम कर रहा है और इसके लिए कई विदेशी कंपनियों ने अपनी वैक्सीन को भारत में ट्रायल के लिए भी भेजा है। आपको उन सभी वैक्सीन के बारे में भी आइए अब बता देते हैं। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए, कोविशील्ड। जी हां, ये नाम आपने सुना होगा, वैक्सीन का नाम है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है। 23 नवंबर को इसके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे भी सामने आए, जिसमें यह 90%, जी हां 90% कारगर साबित हुई, यानी कि अच्छा फीसदी है। इस वैक्सीन की कीमत कितनी? 250 से लेकर के 500 रुपए तक की कीमत इसकी हो सकती है। इसके अलावा दूसरी वैक्सीन कौन सी है? कोवैक्सीन। भारत की ये अपने आप में स्वदेशी वैक्सीन है और इसे भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और ICMR के साथ मिलकर तैयार किया है। इस वैक्सीन के 2 फेज के ट्रायल्स अब तक पूरे हो चुके हैं और अब तक ये वैक्सीन असरदार ही साबित हुई है। किसी भी वॉलंटियर में इसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं और सब कुछ अगर जिस तरीके से सोचा जा रहा है टाइमलाइन के मुताबिक हुआ तो जनवरी के बाद मान लीजिए कि ये वैक्सीन मिलने लग जाएगी। लेकिन इसकी कीमत अभी तक तय नहीं है कि कितने रुपए में आप तक हम तक ये पहुंच पाएगी। अब आइए तीसरी वैक्सीन की बात करते हैं। ये वैक्सीन रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन है और इसे रूस के गामालेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। भारत में फिलहाल डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड इसका ट्रायल कर रही है। माना यह जा रहा है कि अगले साल मार्च के बाद वैक्सीन अप्रूवल पा सकती है। इसके एक डोज की कीमत कितनी है? तो एक डोज की कीमत 700 रुपए बताई जा रही है। इसके आसपास ये कीमत रह सकती है, ऐसा कंपनी की तरफ से भरोसा दिया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, एक और वैक्सीन है अहमदाबाद की कंपनी जाइडस कैडिला जिसको डेवलप कर रही है। इसका नाम है जाइकोव डी वैक्सीन। ये वैक्सीन फिलहाल ट्रायल के फेज 2 में है और उम्मीद ये की जा रही है कि 2021 की दूसरी तिमाही में ये वैक्सीन आ सकती है लोगों को देने के लिए। लेकिन इसकी कीमत के बारे में कंपनी ने फिलहाल अभी तक कुछ नहीं कहा है, इसलिए इसको लेकर के तमाम बातें हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नोवावैक्स की वैक्सीन NVX-CoV2373 की। भारत में इसका ट्रायल फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है और कई जगहों पर यह फेज 3 के ट्रायल में है, यानी कि आखिरी फेज आप इसे समझ सकते हैं। बायोलॉजिकल ई भी अमेरिकी कंपनी डायनावैक्स टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की वैक्सीन का भारत में परीक्षण कर रही है। वैक्सीन फिलहाल पहले दूसरे फेज में ही है। उम्मीद है कि जुलाई 2021 तक ये वैक्सीन बाजार में उतर जाएगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, भारत में एक और अमेरिकी कंपनी है HDT बायोटेक। इनकी वैक्सीन SGCO19 का भी ट्रायल चल रहा है। इस वैक्सीन के भी जुलाई तक आने के पूरे आसार हैं। तो कई सारे वैक्सीन जिन पर काम चल रहा है और जल्द, इसलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि शुरुआती जो साल हो, महीना हो, उसमें ही वैक्सीन लोगों को प्रदान करने के लिए भारत सरकार इतनी मजबूत व्यवस्था बना दे। तो देखा आपने कि सरकार ने भी वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी कर ली है और वो दिन दूर नहीं है जब वैक्सीन हमारे हाथ में आने वाली है, भारत में भी मौजूद होगी। लेकिन अब जरा आप ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार ने इतनी बड़ी आबादी के लिए आखिर कितनी डोज का इंतजाम किया है। यह देखने के लिए चलिए हम रुख करते हैं मेरे सहयोगी रवि का। रवि, पीएम मोदी ने घोषणा कर दी है कि कुछ हफ्तों में वैक्सीन आ जाएगी। देश में बनने वाली वैक्सीन पर सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। लेकिन इसके साथ ही भारत सरकार ने दुनिया के अलग अलग देशों से भी वैक्सीन के डोज की बुकिंग करवाई है। वहीं आपको बता दें कि कोविड-19 वैक्सीन की कंफर्म डोज बुकिंग करने में भारत दुनिया का नंबर 1 देश है। आंकड़ों के मुताबिक भारत अब तक 160 करोड़ वैक्सीन के डोज के ऑर्डर दे चुका है। वैक्सीन के शुरुआती नतीजों के मुताबिक अगर एक शख्स को 2 टीके लगाने पड़े तो 80 करोड़ लोगों तक सरकार जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचा सकती है। उम्मीद की जा रही है कि दुनिया के अलग अलग देशों से 50 करोड़ वैक्सीन अगले साल जुलाई अगस्त तक भारत पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि दुनिया भर में वैक्सीन के ऑर्डर्स पर अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी नजर बनाए हुए है। वैक्सीन डोज की बुकिंग मामले में यूएस तीसरे नंबर पर है। अब इंतजार है तो बस वैक्सीन ट्रायल्स के कामयाब होने का। कनाडा, यूरोप की 7 कंपनियों से भारत ने वैक्सीन की डील की है। साथ ही अमेरिका और फ्रांस की कंपनियों से भी भारत ने वैक्सीन मंगवाने की पूरी तैयारी कर रखी है।
आइए आपको भारत के वैक्सीन एक्शन प्लान के बारे में कुछ और अहम जानकारियां देते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड में है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन को लगभग सभी देशों ने बुक कर रखा है। इस वैक्सीन के सबसे ज्यादा 1.5 बिलियन डोज बुक हो चुके हैं। भारत को एस्ट्राजेनेका से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की 500 मिलियन डोज मिलेगी। देश में कोविशील्ड नाम से इस वैक्सीन को उपलब्ध कराया जाएगा। एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII के साथ 1 बिलियन डोज की डील की है। SII दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। भारत के अलावा अमेरिका ने भी इसकी 500 मिलियन डोज का ऑर्डर दे दिया है। अमेरिका से भारत की कोवावैक्स वैक्सीन की 100 करोड़ डोज खरीदने की डील हुई है। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स की वैक्सीन है कोवावैक्स। नोवावैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ने नोवावैक्स के साथ मिलकर डेवलप किया है। कोवावैक्स वैक्सीन एक स्पाइक प्रोटीन वैक्सीन है जो इंसानी शरीर में प्रोटीन के स्तर को गिरने नहीं देती और इम्यून को मजबूत करती है। अमेरिका में इसका ट्रायल शुरू हो चुका है और नोवावैक्स वैक्सीन का यूके में फेज 3 ट्रायल चल रहा है। अगर टेस्ट सफल रहे तो नोवावैक्स की वैक्सीन 2021 की दूसरी छमाही तक कॉमर्शियली उपलब्ध हो सकती है। वहीं रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन के लिए भी भारत ने बड़ी डील की है। रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5 वैक्सीन की 100 मिलियन डोज भी भारत ने बुक कर रखी है। भारत में इसके ट्रायल्स के लिए हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को इसके साथ इसका करार हुआ है। यह वैक्सीन गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट की बनाई हुई है जिसे अगस्त में ही रूस में मंजूरी मिल गई थी। भारत में इसका ट्रायल तीसरे फेज में है और उम्मीद है कि यह जल्द बाजार में उपलब्ध होगी। तो आपने देखा, रवि ने आपको अहम जानकारी दी, लेकिन दुनिया भर के देशों में वैक्सीनेशन की तैयारियां भी बहुत तेज हो चुकी हैं। वहां पर काम भी शुरू हो चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे देशों ने कई वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देते हुए आम जनता तक पहुंचाना शुरू भी कर दिया है। कोरोना में वैक्सीन की तेजी को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने वैक्सीन पर अपनी 3 स्टेज प्लानिंग तैयार की है। यह भी आप समझ लीजिए, WHO की 3 स्टेज जो प्लानिंग है उसमें सबसे पहले वैक्सीन को प्राथमिकता के आधार पर 3 स्टेज में बांटने का फैसला किया गया। जरा आप इसको समझिए कि आखिर क्या है ये। WHO की कोशिश है कि हर स्टेज में वैक्सीनेशन की शुरुआत से पहले वैक्सीन का पूरा स्टॉक तैयार हो, वो मौजूद हो। साथ ही WHO की जो प्लानिंग है वो ये भी है कि जरूरत के हिसाब से वैक्सीनेशन हो, यानी जिसे पहले जरूरत है उसे पहले कोरोना से बचने का टीका दिया जाए, जरूरत के हिसाब से इसे लगाया जाए। आइए अब आपको WHO की कोरोना की जो 3 स्टेज प्लानिंग है उसकी पूरी डिटेल बताते हैं एक एक स्टेज के साथ। स्टेज 1 देखिए, इसमें देश की आबादी के 0 से 10% लोगों को उपलब्धता के आधार पर टीका दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। आंकड़ों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग हाई से वेरी हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं और सबसे ज्यादा एक्सपोजर उन्हीं को हो रहा है और हेल्थ केयर वर्कर्स ट्रांसमिशन भी बढ़ा रहे हैं। इस स्टेज में बहुत अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को भी टीका लगाया जाएगा। साथ ही स्टेज 1 में उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिनको कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा है। यह तो बात हुई स्टेज 1 की, लेकिन अब जरा स्टेज 2 को देख लीजिए। इसमें देश की आबादी की संख्या के लिहाज से 11 से 20% लोगों को प्रायोरिटी के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। स्टेज 2 में सबसे पहले वो बुजुर्ग शामिल होंगे जो कि स्टेज 1 में कवर नहीं हो सके और इसके बाद उन लोगों के वैक्सीनेशन का प्लान है जो कि दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और तीसरे स्टेप में लो इनकम ग्रुप्स और स्लम्स में रहने वाले तमाम लोग शामिल किए जाएंगे। और स्टेज 2 के फाइनल स्टेप में टीचर्स और स्कूल स्टाफ को वैक्सीनेशन से सुरक्षित किया जाएगा। यह बात हो गई स्टेज 2 की, लेकिन WHO का स्टेज 3 यह है कि इसमें 21 से 50% आबादी के वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें सबसे पहले स्टेज 2 में बच गए तमाम जो टीचर्स हैं और स्कूल स्टाफ का जो टीकाकरण है उनको टीका लगाया जाएगा, उनका किया जाएगा। उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के बाहर के वर्कर्स को वैक्सीनेशन में शामिल किया जाएगा। स्टेज 3 में गर्भवती महिलाओं को भी शामिल करने का प्लान है और इसके अलावा कम और मध्यम आय वर्ग के हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन देने के साथ साथ उन लोगों को भी टीका लगाया जाएगा जिनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखना
मुश्किल है या फिर ऐसा काम करते हैं जो वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना सकते। लेकिन दुनिया भर में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए WHO ने बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की है। यह गाइडलाइन भी आप समझिए। गाइडलाइन WHO की यह कहती है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष इन्फेक्ट भी ज्यादा हुए और उनकी मौतें भी बहुत हुई, लेकिन वैक्सीनेशन में यह तथ्य मायने नहीं रखता। WHO के मुताबिक अक्सर बुजुर्गों की देखभाल महिलाओं के जिम्मे होती है, और इतना ही नहीं, प्राइमरी केयर का जिम्मा भी निभाने में फ्रंट लाइन में महिलाएं ही ज्यादा तादाद में होती हैं। और इसके साथ साथ सोशल स्टेटस और इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अस्पतालों से भी दूर रहती हैं। ऐसे में जेंडर के आधार को देखते हुए इसको आधार बनाकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं बनाया जाएगा, यह साफ तौर पर डिसाइड किया गया है। WHO ने ग्रुप्स और ग्रुप्स के साइज के आधार पर प्रायोरिटी तय करने को कहा है। हालांकि ग्रुप और ग्रुप साइज पर अंतिम फैसला जो है वो किसी भी देश की सरकार को ही लेना है। भारत में नेगवैक यानी कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 ही वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को तय कर रहा है, यानी कि वैक्सीन के प्रोडक्शन, उसकी खरीद, सप्लाई और लगाने तक की जो प्रक्रिया है सब कुछ नेगवैक तय कर रहा है। पर उसमें WHO की गाइडलाइन एक गाइडिंग फोर्स का काम कर रही है और उसकी तरीके से ही वो उसके साथ जुड़ गई है। लेकिन आइए अब आपको भारत में नेगवैक की वैक्सीनेशन प्लानिंग के बारे में भी बता देते हैं, और क्योंकि यह भारत की बात है इसे आपको समझना चाहिए। दरअसल नेगवैक यानी कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 को अगस्त महीने में सरकार ने तैयार किया था, हाल ही में अगस्त में। इसने ही तय किया कि कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है किस तरह उसे आगे बढ़ाया जाएगा, वैक्सीन की खरीद प्रक्रिया क्या होगी। नेगवैक के मुताबिक ग्रुप 1 में 1 करोड़ स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मचारियों को वैक्सीनेशन के लिए चुना गया है, जबकि ग्रुप 2 में 2 करोड़ से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना से बचने का टीका लगाया जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस, सेना, होमगार्ड, NDRF, म्युनिसिपल वर्कर शामिल हैं। इसके बाद आता है ग्रुप 3, इसमें 27 करोड़ 50 लाख से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन की व्यवस्था की जाएगी, और ग्रुप 3 में 50 साल से कम के हाई रिस्क कैटेगरी के लोग भी शामिल होंगे। और इस तरह से आगे भी अलग अलग ग्रुप में देश के जो सभी लोग हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा, और इसी हिसाब से भारत में तमाम लोगों का टीका लगेगा। और इसको पूरी तरह से तैयार कर लिया गया, इसकी प्लानिंग पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई है। लेकिन चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं आशा का, जो कि आपको देने वाली है उन सवालों का जवाब जो कि वैक्सीनेशन को लेकर के आपके मन में भी उठ रहे हैं। आशा, देश में स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण भी हो रहा है और इन्हीं वैक्सीन को लेकर हमारे और आपके जहन में कई तरीके के सवाल भी हैं। वैक्सीन जल्द आने वाली है, बहुत मुमकिन ये भी है कि नए साल का स्वागत वैक्सीन के साथ ही हम और आप करें, और ऐसे में वैक्सीन को लेकर जो आपके हमारे मन में सवाल हैं, हम उन तमाम सवालों के जवाब आज आपके सामने रखने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो पूछा जा रहा है अक्सर कि वैक्सीन लगाने के बाद क्या मास्क जरूरी होगा, या टीका लग गया तो आप एकदम ठीक कैसे भी खुल्लम खुल्ला घूम सकते हैं। तो इसका जवाब जान लीजिए। हम आपको ये बता दें कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का आपको तब भी पालन करना ही होगा। ये नहीं होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, इसका भी पालन करना अनिवार्य होगा। अगला सवाल जो ज्यादातर लोगों ने पूछा वो सवाल यह है कि वैक्सीनेशन में आखिर कितना वक्त लगेगा। तो एक्सपर्ट्स जो बताते हैं उनके मुताबिक आप तक हम जवाब पहुंचाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शुरुआती प्रक्रिया में 1 साल का वक्त लग सकता है। जी हां, वैक्सीनेशन में 1 साल का वक्त लग सकता है। इसके लिए सरकार के साथ साथ आम लोगों की भागीदारिता भी जरूरी है। अब अगला सवाल, तीसरा सवाल जो लोगों के सामने था, सवाल यह कि जन जन तक आखिर वैक्सीन पहुंचेगी कैसे। तो इसका जवाब आपको बता देते हैं। 1,54,000 नर्सेस की एक पूरी चेन तैयार की गई है। देश के कई बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन सिस्टम पहले से ही मौजूद है, और ऐसे में 2,40,000 वैक्सीनेटर्स इस वक्त अपने काम में जुटे हुए हैं। इनमें से 1.5 लाख नर्सों को कोरोना वैक्सीनेशन के काम में लगाया जाएगा। अब अगला सवाल जान लीजिए। सवाल यह है कि क्या आम आदमी को यह वैक्सीन कब तक मिल पाएगी। तो सबसे पहले जिन पर संक्रमण का ज्यादा खतरा है, ये समझ लीजिए प्रक्रिया क्या होगी। संक्रमण का जिन पर ज्यादा खतरा है उन्हें, यानी कि हेल्थ वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा प्राथमिकता में कौन होगा, फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनको भी प्राथमिकता मिलेगी। आपको ये बता दें इस वक्त हम कि देश में करीब 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं
जिनको प्राथमिकता में रखा जाएगा। इनमें कौन कौन और आता है? 50 साल से ऊपर के लोगों का भी वैक्सीनेशन पहले किया जाएगा। 50 साल से कम लेकिन गंभीर बीमार जो लोग हैं उनको भी प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। तो ये तमाम सवाल, इन तमाम सवालों के जवाब यही होने वाले हैं जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। जी शुक्रिया आशा, आपने बहुत अहम जानकारी दी। तमाम लोगों के मन में ये सवाल है, लेकिन वैक्सीनेशन में सरकार, मेडिकल स्टाफ, फ्रंट लाइन के जो तमाम वर्कर्स हैं, ये तो एक सैनिक की तरह काम कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ वायुसेना भी वैक्सीनेशन में अपना बहुत अहम रोल निभाने वाली है। जी हां, आखिर कैसे यह होगा और कैसे वायुसेना इस काम को अंजाम देगी, यह आपको दिखाएंगे मेरे सहयोगी रवि। कोरोना के खात्मे के लिए सरकार के साथ साथ देश के मेडिकल इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े डॉक्टर दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वायुसेना इस वॉर के लिए कमर कसकर तैयार है। जी हां, वैक्सीनेशन के ट्रांसपोर्टेशन में देश की वायुसेना अहम रोल निभाने वाली है। इसके लिए एयरफोर्स ने बिल्कुल वॉर फ्रंट जैसी तैयारी की है। वायुसेना ने अपने 100 ठिकानों को स्टैंड बाय पर रख दिया है ताकि वैक्सीन के आते ही बिना देरी किए उसका इस्तेमाल किया जा सके। एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट प्लेन, हेलीकॉप्टर भी वैक्सीन के एयरलिफ्ट के लिए तैयार हैं। अब इसमें बड़े जहाज जैसे C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों का भी इस्तेमाल होगा। इन बड़े मालवाहक जहाजों से वैक्सीन को फार्मा कंपनियों से कोल्ड चेन स्टोर तक पहुंचाया जाएगा। इसमें IL-76 प्लेन का भी इस्तेमाल होगा। अभी तक हमने जिन जहाजों का नाम लिया है, ये सब हैवी लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। इसके बाद रोल आएगा छोटे विमानों का, जैसे AN-32, डॉनियर विमान। छोटे सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने में ये काम आएंगे। इसके साथ ही वैक्सीन को आखिरी पड़ाव या आखिरी पॉइंट तक पहुंचाने के लिए ALH, चीता और चिनूक हेलीकॉप्टर अहम भूमिका निभाएंगे। तो सिर्फ देश के डॉक्टर्स ही नहीं, बल्कि वायुसेना भी कोरोना के खिलाफ जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। तो रवि ने जो आपको जानकारी दी उसके बारे में आपको पता नहीं होगा, यह बहुत अहम जानकारी। हमारी वायुसेना भी, वायुवीर भी इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन चलिए एक बार फिर से चलते हैं आशा के पास, जो कि आपको अब दिखाने वाली हैं दुनिया भर में कितनी वैक्सीन पर काम चल रहा है और कितनी वैक्सीन कहां किस फेज में अटकी हुई है, उसकी पूरी जानकारी। आशा। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि दुनिया में कितनी वैक्सीन पर काम चल रहा है और कितनी वैक्सीन ऐसी हैं जो किस स्टेज में हैं। तो दुनिया भर की जब हम बात कर रहे हैं तो कुल मिलाकर के समझ जाइए, जी हां, इक्का दुक्का या 5-6 नहीं बल्कि 212 कोरोना वैक्सीन पर इस वक्त काम चल रहा है जब हम आपको यह खबर बता रहे हैं। इनमें अभी 163 वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में है, यानी शुरुआती दौर में है। 23 ऐसी वैक्सीन हैं जो कि क्लिनिकल फेज 1 उस स्थिति में पहुंच चुकी हैं, फेज 1 का ट्रायल जिनका चल रहा है, ऐसी 23 हैं। 16 वैक्सीन क्लिनिकल फेज 2 ट्रायल की स्थिति में हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि किसी भी वैक्सीन को कई ट्रायल से होकर गुजरना पड़ता है। ये यूं ही नहीं कि तैयार हो जाए और आपको या हमको दे दी जाए, कई फेज का ट्रायल्स होता है और इन ट्रायल्स के दौरान कोई भी वैक्सीन अलग अलग स्टेज से होकर गुजरती है। क्लिनिकल फेज 3 ट्रायल भी होता है और इसकी अगर बात करें तो अभी दुनिया की 7 ही वैक्सीन ऐसी हैं, महज 7 वैक्सीन इस फेज में है, यानी कि तीसरे फेज में, और 7 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल भी मिल चुका है। ये बहुत अच्छी बात है। आपको ये भी बता दें कि चीन ने 4, रूस ने 2 और यूके ने 1 वैक्सीन को अपने यहां इमरजेंसी अप्रूवल भी प्रदान कर दिया है। जी आशा, लेकिन कई दिनों से आप यह भी सुन रहे होंगे कि इस कंपनी ने वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल की इजाजत मांगी है, उस कंपनी ने इजाजत मांगी है, लेकिन आखिर यह इमरजेंसी अप्रूवल क्या होता है, यह भी आपको बताएंगी मेरी सहयोगी आशा। अब ये जान लीजिए कि देश में 3 वैक्सीन ने इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। एजेंसियां इस पर काम भी कर रही हैं, लेकिन आखिर इमरजेंसी अप्रूवल क्या होता है, ये कैसे मिलता है, आइए ये आपको अब विस्तार से बताते हैं। दरअसल दवा और मेडिकल उपकरणों की तरह हर वैक्सीन को दुनिया के हर देश में रेगुलेटरी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। आज हम आपको बताएंगे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की पूरी ABCD। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर EUA ये क्या है। ये अप्रूवल वैक्सीन और दवाओं के केस में उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के आधार पर दिए जाते हैं। इसका बेस बनता है जानवरों और इंसानों पर हुए ट्रायल्स के डेटा से
और तो और ट्रायल्स के हर स्टेज पर भी देश की रेगुलेटर बॉडी से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन EUA एक लंबी प्रक्रिया है। उसमें ही पता चलता है कि कोई दवा या फिर कोई वैक्सीन सेफ या फिर इफेक्टिव है या नहीं है। वैक्सीन के इतिहास को अगर देखें तो अब तक जो पता चलता है, गलसुआ या फिर मम्प्स रोग का वैक्सीन ही सबसे तेजी से अप्रूव हुआ था। 1960 के दशक में इस वैक्सीन को अप्रूवल मिलने में 4.5 साल का वक्त लगा था, सबसे तेजी से, जबकि यही वैक्सीन अप्रूव हुआ था। भारत में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ये अप्रूवल प्रदान करता है। अब आइए, हर देश कोरोना पर आपको बता दें काबू पाने के लिए किसी न किसी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देने पर विचार कर रहा है। ऐसे में अब यह जान लीजिए कि आखिर EUA देने का नियम क्या होता है किसी भी देश के लिए। अमेरिका के फूड एंड ड्रग रेगुलेटर के मुताबिक EUA तभी दिया जा सकता है जब वैक्सीन या फिर दवा के संभावित खतरों के मुकाबले उससे होने वाले फायदे ज्यादा हों। आंकड़ों के मुताबिक फेज 3 ट्रायल्स का एपीकेसी डेटा यानी कारगर होने वाला जो डेटा होता है वो आने के बाद ही EUA इस पर विचार किया जा सकता है। यानी फेज 1 और फेज 2 के डेटा के आधार पर EUA नहीं दिया जा सकता। अमेरिका की FDA ने कोविड-19 के लिए तय किया है कि अगर फेज 3 एफिकेसी डेटा में वैक्सीन 50% से ज्यादा इफेक्टिव रहती है तो ही उसे इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, ये डेटा 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स का होना चाहिए और वैक्सीन ट्रायल के सभी डोज देने के कम से कम 1 महीने तक कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए लॉन्ग टर्म को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म तो ठीक, लॉन्ग टर्म का क्या। बहरहाल, कोई देश किसी वैक्सीन के EUA की अनुमति तभी देता है जब किसी बीमारी के इलाज या फिर उसके बचाव का कोई विकल्प ना हो। और कोरोना को लेकर फिलहाल आप जानते हैं कि हालत यही है। और अब बात अगर भारत में इमरजेंसी अप्रूवल की करें तो पिछले साल ही भारत के नए क्लिनिकल ट्रायल्स के नियम तैयार किए गए हैं। इसमें क्या है? इसमें रेगुलेटर को आपात परिस्थितियों में बिना ट्रायल के भी दवा या फिर वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी देने का अधिकार प्रदान किया गया है। इमरजेंसी यूज की परमिशन देने के बाद भी मॉनिटरिंग क्लिनिकल ट्रायल जैसी ही होती है। यानी समझ लीजिए इसका मतलब हर पेशेंट के डिटेल्स जरूरी होते हैं, उन पर बाकायदा रेगुलर नजर रखी जाती है। जिस कंपनी को अपने प्रोडक्ट के लिए कहीं और लाइसेंस मिल पाता है उसे प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स का पूरा डेटा रेगुलेटर को सबमिट करना होता है। जब कंपनी EUA की परमिशन मांगती है तो रेगुलेटर के स्तर पर 2 स्टेज में इसका प्रोसेस होता है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी पर उस एप्लीकेशन पर उनका विचार करने का काम होता है और फिर क्या होता है, फिर अप्रूवल के बाद एप्लीकेशन अपेक्स कमेटी के पास भेज दी जाती है। इस कमेटी में स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े विभागों के सचिव भी होते हैं। अब आगे आपको बताते हैं इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के कई खतरे भी हैं, ये भी जान लीजिए। अप्रूवल मिलने के बाद अगर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही बंद हो जाता है तो ये उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है जिन्हें टीका लग चुका है, क्योंकि इमरजेंसी अप्रूवल मिला है और इमरजेंसी अप्रूवल में वैक्सीन नतीजों और वैक्सीन की सिक्योरिटी को लेकर सवाल बने रहते हैं जो कि खतरनाक हैं। वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल नहीं मिलना भी एक गंभीर खतरा है जिसमें टीका लगवाने वाले मरीज पर साइड इफेक्ट का खतरा बना रहता है, बरकरार रहता है। इसके अलावा समझ लीजिए यह भी जरूरी है कि वैक्सीन लगवाने वाले मरीज को इसकी पूरी जानकारी दी जाए, उस टीके के बारे में पूरी जानकारी उसे होनी चाहिए। मरीज को अगर इमरजेंसी अप्रूवल की जानकारी नहीं दी गई है तो वो खुद लापरवाह हो सकता है, उसके लिए खतरनाक हो सकता है और फिर बीमारी और ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो इमरजेंसी अप्रूवल होता क्या, इसे समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए हमने आपको बताया। लेकिन चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि देश का मौजूदा कोरोना मीटर क्या है, जो कि अगले 1-2 दिनों के अंदर 1 करोड़ के आंकड़े को छूने वाला है। और ये आप समझ लीजिए, बता दें कि देश में कोरोना के जो कुल मामले हैं उसकी बात करें तो यह आंकड़ा फिलहाल 98,84,000 के पार जा चुका है और इनमें एक्टिव जो केसेस है उसकी तादाद 3,52,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं अब तक कोरोना से 1,43,000 से ज्यादा मौतें पूरे देश में हो चुकी हैं और 93,88,000 ऐसे लोग हैं जो कोरोना की जंग जीत चुके हैं, उसे मात दे चुके हैं। लेकिन अब आपको बीते 24 घंटे का कोरोना मीटर भी दिखा देते हैं, यानी कि बीते 24 घंटे में पूरे देश भर में कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं। तो देखिए, बीते 24 घंटे में देश भर में कुल केस 27,000 से ज्यादा रहे।
24 घंटे में ही 336 लोगों की पूरे देश भर में कोरोना से मौत हुई, लेकिन 30,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। यह अच्छी बात है, 27,000 नए केस, लेकिन 30,000 लोग ठीक हुए। लेकिन अब चलिए बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के कोरोना मीटर के बारे में, और अलग अलग राज्यों की स्थिति भी देख लीजिए। इनमें अब भी सबसे ऊपर बना हुआ है महाराष्ट्र, जहां पर कोरोना के अब तक के जो कुल मामले हैं वो 18,80,000 के पार पहुंच चुके हैं। यहां पर कोरोना से पूरे प्रदेश में 48,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि 17 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। इसके बाद कर्नाटक में 9 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस हैं, यहां पर 11,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं और 8,72,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के आंकड़े देखें तो यहां पर कुल केस 8,75,000 के पार पहुंच चुके हैं, 7,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं और 8,63,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। अब नजर डाल लेते हैं तमिलनाडु के आंकड़ों पर। यहां पर कोरोना के जो कुल मामले हैं वो 7,98,000 के पार हैं। यहां 11,000 से ज्यादा मौतें हुई, जबकि 7,76,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। केरल की बात करें तो यहां पर कोरोना के कुल मामले 6,69,000 से ज्यादा है और यहां 2,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और 6,07,000 से ज्यादा लोग अब तक ठीक हुए हैं। अब देश की राजधानी दिल्ली के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां पर कोरोना के मामले बीते दिनों में दिक्कत पैदा करने वाले रहे, लेकिन फिलहाल थोड़े से ठीक हुए हैं। कुल मामले 6,07,000 के पार हो चुके हैं दिल्ली में, 10,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 5,80,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बात सबसे बड़े प्रदेश यूपी की करें तो यहां पर कोरोना के कुल केस 5,65,000 के पार हैं। यहां पर 8,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं और 5,37,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। यह आपने अलग अलग राज्यों की स्थिति देख ली, लेकिन जरा चलिए पूरी दुनिया में क्या स्थिति है वो भी देख लीजिए। पूरे दुनिया, देश के बाद दुनिया का कोरोना मीटर भी आप देख लीजिए। तो दुनिया भर में कोरोना का जो कुल केस का मामला है, कुल मामले 7,22,00,000 के पार जा चुके हैं और इनमें एक्टिव केसेस इस वक्त जो मौजूदा मामले हैं पूरी दुनिया में 2,33,00,000 के पार हैं। दुनिया भर में कोरोना से 16 लाख से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं, जबकि 4,72,00,000 से ज्यादा लोग दुनिया भर में कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन नजरिए अब नजर डालते हैं दुनिया के उन टॉप 10 देशों पर जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस हैं और वो देश सबसे ज्यादा पीड़ित। सबसे पहले नंबर आता है अमेरिका का, जहां पर कुल जो केसेस है वो 1,62,00,000 के पार जा चुके हैं। यहां कोरोना से अब तक 2,99,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 62 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। दूसरे नंबर पर भारत ही आता है। जी हां, यहां पर कोरोना के कुल मामले 98 लाख के पार जा चुके हैं। यहां कोरोना से अब तक 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं और 93 लाख से ज्यादा कोरोना से जंग जीत चुके हैं। इसके अलावा अब तीसरे नंबर पर जो देश आता है वो है ब्राजील। ब्राजील के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां पर कुल केस 69 लाख के पार जा चुके हैं और यहां पर 1,81,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं और 61 लाख से ज्यादा ठीक हुए हैं। रूस में कोरोना के कुल केस 26 लाख से ज्यादा है, यहां मौतों का आंकड़ा 46,000 के पार है और 20 लाख से ज्यादा ठीक हुए। फ्रांस में कोरोना के कुल केस 24 लाख से ज्यादा, यहां अब तक 58,000 से ज्यादा मौतें और 1,82,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। ब्रिटेन में कुल केसेस 18,54,000 से ज्यादा, 64,000 से ज्यादा लोगों की मौत और 4,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। इटली की बात करें तो यहां पर 18,43,000 से ज्यादा मामले, 64,000 से ज्यादा मौतें और 10,93,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। तुर्की में 18,36,000 से ज्यादा मामले, 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत और 16 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। स्पेन में 17 लाख से ज्यादा केसेस, 47,000 से ज्यादा मौतें और 1,50,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अर्जेंटीना में 14 लाख से ज्यादा केसेस आए, 40,000 से ज्यादा मौतें हुई और 13 लाख से ज्यादा लोगों ने यहां पर कोरोना से जंग जीत ली। यह है कोरोना का मीटर और हमने आपको पूरा विश्लेषण इस वक्त जो कोरोना का मामला है उसके बारे में बताया, आपको पूरी डिटेल दी कि आखिर वैक्सीन का जो भी परीक्षण चल रहा है, जो लोगों को वैक्सीन दी जा रही है उसकी अभी तक की अपडेट क्या है और उसका पूरा विश्लेषण हमने आप तक पहुंचाया और कोरोना और वैक्सीन से जुड़ी आगे की अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।